एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में भेड़िया जादुई जानवर का सामना करने की निराशा में जो अपने टूटे हुए खंजर के साथ भूतों के एक समूह को हराने के बाद अचानक प्रकट हुआ था। जिन्बू को पता चलता है कि उसने प्रभावशाली चपलता हासिल कर ली है जिसने उसे स्टील नुकीली भेड़ियों को चकमा देने की अनुमति दी है। वह वापस लड़ने का साहस जुटाता है, लेकिन उसे और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वह अब जादुई जानवर को एक शक्तिशाली झटका देने में सक्षम है जिससे वह दीवार से टकराकर उड़ जाता है। हालांकि जिन्बू को पता है कि वह जानवर को नंगे हाथ नहीं मार जाएगा और जब जानवर उसका पीछा करता है तो वह भागने की कोशिश करता है और उपयोग करने के लिए एक हथियार के बारे में सोचता है। इसे पता चलता है कि उसके पास सिस्टम द्वारा प्रदान की गई उसकी सूची तक पहुँच है, जिससे वह तलवार निकालने की इजाज़त मिलती है जो उसे डबल्स डंगयोन में मिली थी, जिसे किम सैंग सिक ने भेड़ियों को मारने के लिए छोड़ा था। और दो और स्टील नुकीले भेड़िए प्रकट होते हैं जिनमें उनमें से एक पर तलवार घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जानवर के जबड़े से उसे रोक दिया जाता है। वह भेड़ियों को भगाने के लिए अपने हथियार में और अधिक बल डालता है। दूसरा भेड़िया हमला करने से झिझकता हुआ भाग जाता है। अब फिर से अकेले जिन्बू अपने आंकड़ों की जांच करता है और जादुई रत्नों के बजाय आइटम प्राप्त करता है। इसका उपयोग वह कार्यक्रम में मुद्रा प्राप्त करने के लिए बेचने के लिए करता है। अब यह सोचते हुए कि इस काल कोठरी के मालिक को कैसे हराया जाए, जिन्हों ने अनगिनत स्टील फैंग्स राइकन्स को देखा जो अंधेरे से निकले थे। साहस से दृढ़ होकर जिन्बू और अधिक भेड़ियों को भेजने के लिए दौड़ता है और सभी जानवरों का वध करते हुए विजयी होता है। काल कोठरी के दालान में जाने से पहले वह अपनी सूची की जांच करता है और हाल ही में हासिल गई वस्तुओं में से एक टेलीपोर्टेशन पत्थर उठा लेता है। बाहर लीजुई ने हंटर एसोसिएशन से एक कॉल उठाई और उसे सूचित किया कि गेट पर काल कोठरी तोड़ दी गई। वह उनके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए दोषी महसूस करती है और भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि वह फोन पर व्यक्ति को यह कहते हुए सुनती है कि उनके पास उपचारकर्ताओं की कमी है। स्टैंस डंगियोन में वापस जिन्बू को एहसास हुआ कि वह मजबूत हो गया है। अब समझ रहा है कि जादुई जानवरों के शीर्षों के रंग उसकी तुलना में उनकी ताकत को दर्शाते हैं। निचले स्तर के लिए सफेद, समान स्तर के लिए नारंगी और उससे के ऊंचे स्तर के लिए लाल। काल कोठरी के मालिक का सामना करने के बारे में उसके संदेह के बावजूद वह बहादुरी से सीढ़ियों से नीचे उतरता है। शुरुआत में एक विस्तृत सीवर में शांति से स्वागत किया गया, लेकिन जल्दी उसे पता चला कि पानी की लहरें उसकी ओर बढ़ रही हैं, जो दीवार से टकराने से पहले एक आसन्न खतरे का संकेत देती हैं। ठीक होने पर उसका सामना काल कोठरी मालिक सांप जादुई जानवर, जिसे बुल वेनोम फैंग्ड कसाका के नाम से जाना जाता है, से होता है। दुश्मन की उपस्थिति की जांच करने के लिए एक संक्षिप्त क्षण लेते हुए वह अपने ब्लेड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता। जिन्बू को सांप की पूंछ के पास के जलाशय में भेज दिया जाता है, जहां वह मुश्किल से उसके शरीर को बचा पाता है। सतह पर आकर वह बमुश्किल उस ट्रेन से बच जाता है जो उसके ऊपर आ जाती है। लड़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए खड़े होने पर सोंग चियुल के साथ जिन्बू की बातचीत का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसमें वह उसे बताता है कि उसे सबसे कमजोर शिकारी के रूप में उपनाम दिया गया है और उसे गलत साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कसाका का लगातार युद्ध पर हावी रहता है, अपनी दुर्जय ताकत से जिन्बू को दीवार के पार धकेल देता है। अपनी टूटी हुई तलवार से सांप के तराजू को भेजने की कई प्रयासों के बावजूद जिन्बू ने अंततः हथियार छोड़ दिया। इसके बजाय अपने बड़े हुए आंकड़ों से बढ़ी हुई ताकत का लाभ उठाने का विकल्प चुना। अपने चेहरे से बहते खून के साथ वह सांप की गर्दन से जूझता है। वह अपनी पकड़ तेज करता है, सांप के स्केल कवच को पकड़ लेता है, क्योंकि जीभ बेतहासा झटपटाता है, पूरी शक्ति के माध्यम से डालने में सफल हो जाता है। वह कसाका के लिए वेनम फैंग को प्राप्त करता है, जो बॉस के नुकीले दांतों से बना है। एक खंजर है। सांप की लाश काल कोठरी के साथ गायब हो जाती है, जिससे इंस्टेंट काल कोठरी वापस हापजोंग सबवे स्टेशन में वापस आ जाती है। जैसे ही वह काल कोठरी से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी चढ़ता है, उसे एक सैनिक द्वारा देखा जाता है, जो उसे यहाँ आने के लिए डांटता है, इससे पहले कि उसे पता चलता है कि वह एक शिकारी है, और उसे साइड से बाहर ले जाता है। जैसे वह सैनिक का पीछा करता है, वह उससे पूछता है कि क्या कोई जादुई जानवर काल कोठरी तोड़ने के बाद बाहर निकल आए हैं। वह आदमी उत्तर देता है कि उनमें से अधिकांश को एक विशालकाय व्यक्ति के साथ मार दिया गया था, जिन्बू सिस्टम द्वारा दी गई अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के परिणाम स्वरूप महसूस कर सकता था और उसके स्थान का पता लगा सकता था। विशाल नीले स्टोन्स गोलेम का
मुकाबला जल्दबाजी में इकट्ठे हुए और ई और डी रैंक के शिकारियों के एक समूह द्वारा किया जा रहा है, जो इसकी सुरक्षा को तोड़ने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। सैन्य बैरिकेड के पीछे जिन्बू सहित नागरिक इस दृश्य को देखते हैं और वह तस्वीरें लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दर्शक शिकारियों पर लगभग ताने कसते हैं और सामने आने वाली कालकोठरी के टूटने के प्रति झुंझलाहट और तिरस्कार का मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। जिन्बू को तुरंत एहसास होता है कि शिकारी जानवर से आगे निकल गए हैं और उनमें से जूही को देखता है, जो डबल डंगियोन के आघात के कारण अपने उपचार जादू के साथ संघर्ष कर रही है। वह उसको केवल डी रैंक के रूप में पहचानते हुए सी रैंक फैंड कसाका से कम, जिसे उसने हाल ही में हराया था, जिन्बू ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वह किम सेंगसी की टूटी हुई तलवार को फेंकने के लिए तैयार है, जिसे उसने पिछले बॉस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जैसे ही शिकारी हार के कगार पर पहुंचते हैं, जिन्बू की तलवार गोलेम की आंख और बचाव को छेद देती है, जिससे स्थिति बदल जाती है और शिकारी राक्षस को हराने में सक्षम हो जाते हैं। शिकारियों के बीच टैंकर गोलेम की सुरक्षा में अचानक सेंध लगाने से हैरान है, ये देखते हुए कि उनके पिछले हमले निरर्थक रहे थे। मलबे के बीच एक टूटी हुई तलवार देखकर वह पास के सैनिक से पूछता है कि वह तलवार किसने चलाई थी, जो गोलेम पर लगी। सिपाही ने जवाब दिया कि यह पीछे से आए एक अज्ञात शिकारी का काम था, जो तब से गायब है। इस कार्य के पीछे की अपार शक्ति से चकित होकर टैंकर अवाक रह जाता है और सोचता है कि क्या यह कोई उच्च रैंक वाला शिकारी था। इस वे जिन्बू, जो पहले ही घटनास्थल से चला गया था, सोचता है कि गोलेम उसके तलवार फेंकने से पहले कमजोर हो गया होगा। जूही को एक गली में उसकी झलक मिलती है और आश्चर्य होता है कि क्या वही जिम्मेदार थी। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।